इंडिया क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो आपका 8th क्लास में भी है, 9th में भी है। इवन आप अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, CBSE या बिहार बोर्ड, मतलब किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 10th लेवल पर, तो उन सभी में आपका सेल के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द सेल, वेयर इट इज फाउंड एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इट सेल। उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे सेल क्या है। देखिए सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल एक क्या होता है, पार्टिकल होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे मान चलिए सेल, तो सेल लिखेंगे सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ is called cell, is called cell। अब देखिए सेल हम लोग क्या बोले, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेल पाया जाता है, और वो सेल में आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो होता है यूनिट होता है। इसीलिए हम लोग सेल को कैटेगराइज करते हैं। सेल जो होता है वो दो तरह से होता है। पहला सेल होता है आपका यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब द बॉडी विच हैज सिंगल सेल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल सेल। इसमें सीधा लिखिए शॉर्ट में सिंगल सेल, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। उसी तरह से दूसरा होता है आपका मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। तो ये दो तरह से होता है। इसी तरह से हम लोग उसमें देखते हैं सेल में जो यूनिसेलुलर होता है उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। सबसे पहले अगर यूनिसेलुलर का बात करते हैं, इसमें कौन सा आता है, अमीबा आता है। बेस्ट एग्जांपल अमीबा है, जिसमें हम लोग जानते हैं अमीबा जो अपना भोजन जो होता है ग्रहण करता है, किसके द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा। उसमें एक वैक्यूल्स पाया जाता है जिसके अंदर वो भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, पास्चराइज कर देता है, मतलब उसको पचा लेता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे अमीबा, अमीबा। ठीक है, अमीबा होता है। उसी तरह से आपका होता है मल्टीसेलुलर। कौन सा, मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग हैं, जिसमें हम लोग इसमें क्या होता है, एक से अधिक सेल होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इसमें मल्टीसेलुलर में आपका जो भी जीव होगा वो कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स आ गया, आपका एनिमल हो गया, एनिमल्स हो गया, इन सब में मल्टीसेलुलर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, समझे। तो चलिए हम लोग पढ़ चुके थे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। उससे आगे पढ़ते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल। देखिए इसमें नोट है कि सेल इज डिस्कवर इन कॉर्क ऑफ डेड सेल। ये कब किया गया था, देखिए 1665 में। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और सुनिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो डिस्कवर किया गया था, आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट हुक किस तरह के साइंटिस्ट थे। तो ये थे आपके इंग्लिश फिजिसिस्ट। ये कौन थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, याद रखिएगा, ये इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद इट इज डिस्कवर्ड इन कॉर्क सेल, कॉर्क ऑफ डेड सेल। ये इनको क्या, ये एक मृत कोशिकाओं में इनका खोज किया गया था। ठीक है, उसके बाद सेल इज सेपरेटेड बाय अ सेल वॉल। ये आपका सेल वॉल से सेपरेटेड होता है। जैसे मान के चलिए अगर ये पेन लगा दिए इसमें, ठीक है, ये पेन लगा दिए, देखिए ये पेन इसके अंदर है, दिख रहा है, ये पेन इसके अंदर है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपका सेल वॉल है, और ये आपका क्या है, सेल। इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और अच्छा एग्जांपल ले, जैसे मान के चलिए अगर इस मार्कर को यहाँ से अगर हम खोल दें, देखिए जैसे इस मार्कर का ये ढक्कन है, ठीक है, इसमें अगर लगाएंगे हम तो इसका बीच वाला भाग खाली है अभी, और लगाएंगे तो ये पूरा ढक जाएगा, है ना। तो
इस वाले भाग, ऊपर वाला जो भाग है ये आपका सेल वाल है, और अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या था आपका सेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने स्वयं का बनाया माइक्रोस्कोप से सेल का खोज किया। ठीक है, उसके बाद सुनिए, उसके बाद लिखा है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, मतलब जीवित कोशिका का खोज किया था। किसने? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल वाज डन बाय एंटोनियो वान लुएनहॉफ इन 1674। ये 1764 में इनका क्या किया था, डिस्कवर किया था। और सुनिए, ये जो था डेड सेल था, इनका खोज किसमें किया गया था, मृत्यु कोशिका में, मृत्यु कोशिका में। और इनका खोज किसमें हुआ था, इनका खोज लिविंग सेल में, मतलब जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में। ठीक है, इनका खोज जीवित कोशिका में किया। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए तो आज फिर हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। देखिए पहला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक तरह से क्या है, ढक्कन है। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से ढक्कन है, ठीक है। इस ढक्कन के ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो क्या करता है, एनिमल में किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल को अंदर जाने आने के लिए, जो उसमें परमेबल है, मतलब जो जाने योग्य है, उसको जाने आने देता है। ठीक है, और कोई अगर मोटा पार्टिकल है तो उसको अंदर जाने से मना करता है। इसलिए हम लोग का सेल क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको बोलते हैं पुलिस रक्षक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पुलिस अधिकारी बोलते हैं। ये हमारे सेल को हानि होने से बचाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इट इज फाउंड इन एनिमल सेल। ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल के सेल में पाया जाता है, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जानते हैं, 20 ड्रॉप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी बिल्डर को क्या करता है, बनाता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेल वॉल। देखिए सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है सेल मेम्ब्रेन और ये लिखा है आपका सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन अलग होता है और सेल वॉल अलग होता है। सेल वॉल पाया जाता है किसमें, प्लांट में। किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका प्लांट में। किसमें पाया जाएगा, प्लांट में। ये प्लांट में पाया जाता है, जो क्या करता है, बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, जो हमें जैसे टेम्परेचर हो गया, आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, इनसे हमें क्या करता है, इनसे प्लांट को क्या बताता है, बचाता है। तो प्लांट क्या होगा, प्रोटेक्टिव रहेगा, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो आघात नहीं कर पाएगा। इसलिए तो हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या क्या करता है, इनका क्या क्या फंक्शन है। देखिए क्या लिखा है, इट इज फाउंड इन अ प्लांट सेल विच इज डेड। और ये प्लांट सेल में पाया जाता है और मर जाता है। आप देखेंगे प्लांट सेल में, पौधा सेल में ऊपर का भाग कैसा होता है, रुखरा होता है और बहुत ही हार्ड होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, इसलिए वो हार्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है इट इज प्रोटेक्ट्स द सेल, और ये क्या करता है, सेल को क्या करता है, बचाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए इट गिव्स स्ट्रक्चर एंड शेप टू द प्लांट, और ये क्या करता है, ये आपका स्ट्रक्चर और शेप भी प्रदान करता है, किसको, प्लांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला आपका एक लिक्विड होता है। ठीक है, जो ह्यूमरस लिक्विड होता है, इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखता है, इट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये एक जाल के तरह संरचना होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा है, इट इज फाउंड इन सेल एंड लिक्विड इन नेचर। और ये अभी तो बताया आपको, ये द्रव के प्रकार का होता है, मतलब ये कैसा होगा, ये लिक्विड तरह होगा। ठीक है, चलिए इन्हीं को हम लोग इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, सेल के बारे में समझते हैं। आखिर इतना चीज पढ़े हैं तो कहाँ क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए पहला, आप अगर कोई सेल बनाते हैं तो इसके बाहर जो होता है, जैसे मान ये एनिमल सेल है, तो इसके बाहर जो
हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आज आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, उसमें पढ़ चुके थे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी का भाग है साइटोप्लाज्म का ही भाग है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उसी को हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और हिंदी में ही यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसी का कहते हैं। देखिए, पहला है इस साइज जो होता है इसका प्रोकैरियोटिक सेल का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये बात याद रखना है, 10⁻⁻6 मीटर याद रखना। दूसरा बात है कि इसमें न्यूक्लियड इज फाउंड, मतलब न्यूक्लियड पाया जाता है। न्यूक्लियड न्यूक्लियस से अलग होता है, ठीक है। देखिए, जब देखना हो न्यूक्लियड तो देखिए ये न्यूक्लियड होता है। देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का हम लोग फिगर बनाया है और यहाँ क्या है? न्यूक्लियड। ये न्यूक्लियड होता है और न्यूक्लियस कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है, एक दाना की तरह होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्रोमोसोम सिंगल बॉन्डेड होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है। उसी तरह से मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। इसमें जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। उसी तरह से अब पढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए क्या लिखा है, इसका साइज कितना है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। उसी तरह से इसका साइज कितना है? 5 to 100 माइक्रोमीटर। आपको याद रखना, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। फिर चलते हैं, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। इसमें जो होता है न्यूक्लियस डिफाइंड होता है, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें न्यूक्लियस है। उसी तरह से इसमें क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा। उसी तरह से मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा? इसमें बॉन्ड उसके तरफ से, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड होता है बगल से, वो क्या होगा? प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? एब्सेंट होता है। आगे आते हैं, लिखे हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? देखिए लिखता है इट इज अ ऑर्गेनल्स व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है वो बाहरी वातावरण से क्या है? प्रोटेक्ट है। जैसे मान लीजिए लीवर क्या है? हमारे वातावरण में कोई भी इफेक्ट होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाहरी त्वचा पर या स्किन पर हम लोग का इफेक्ट हो सकता है, बस इस पर इफेक्ट नहीं होगा। फिर चलते हैं, लिखा है इट हैज 2 टाइप्स। पहला आपका SER, दूसरा है RER। इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी तरह से दूसरे को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं। आपसे पूछेगा इन दोनों का खोज किसने किया था, ठीक है। इसका भी खोज किया था आपका कौन? एंटोनियो वान लीeuwenhoek। एंटोनियो वान लीeuwenhoek। आपको याद रखना है इन दोनों का खोज भी किसने किया था? एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने ही किया था, जब भी पूछा आपसे तो, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई चीज टूटना। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब चलिए इसमें पढ़ते हैं, क्या लिखा है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझे कि नहीं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद और क्या लिखा है? कंसंट्रेशन इट कैन अकर इन लिक्विड और गैस। ये आपका लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है। इसके बाद इसमें पढ़िए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ये कंसंट्रेशन बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए जमीन है, मतलब स्थल है और समुद्र है, उसमें क्या होता है? समुद्र के केंद्र में लोअर कंसंट्रेशन होता है और जमीन में क्या होता है? हाइयर कंसंट्रेशन होता है। तो आप पढ़े होंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, है ना। तो क्या होता है? उसमें भी हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आता है। उसी तरह से इसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए रिक्वायर्ड नहीं होता है कि इसमें हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें आते हैं, क्या लिखा है? ऑस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन of higher to lower concentration through semi permeable membrane। ये भी क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, किसमें? वाटर में। और ये किसके द्वारा होता है?
इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा है, इट कैन अकर ओनली इन एक्वस मीडियम, मतलब ये सिर्फ आपका पानी, मतलब पानी वाले मीडियम में ही होगा। आप अगर कहिए कि जमीन पर हो जाए तो नहीं होगा, ये कहाँ होगा, सिर्फ पानी वाला, जहाँ लिक्विड होगा वहाँ होगा। उसी तरह से क्या लिखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह से आप देखे होंगे आरओ में क्या लगा रहता है, इतना बड़ा पाइप लगा रहता है, ठीक है। उसमें देखे होंगे दो गो इधर से पाइप जुड़ा हुआ रहता है, फिर दो गो पाइप इधर से जुड़ा हुआ रहता है। एक बार पानी इधर से जाता है तो उसमें क्या होता है, 50% कीटाणु उसका क्या होता है, मर जाता है। फिर उसी तरह से फिर इधर से आएगा, फिर मतलब इधर से आएगा तो फिर पानी का 100% कीटाणु क्या होता है, मर जाता है। वो क्या हुआ, एक बार ऑस्मोसिस हुआ और फिर दोबारा आता है तो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। इसी तरह से जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर होता है जैसे मान चलिए हम खड़े हैं और इस वातावरण एनवायरनमेंट के द्वारा हम पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं। जैसे मान चलिए धूप से चले आए छाए में, तो क्या होगा, धूप से अगर छाँव में आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हायर से लोअर में आ गए हैं। उसी तरह से उसमें लगता है आपका ऑस्मोसिस प्रेशर, सिर्फ ऑस्मोसिस रहेगा ही, उसमें जुड़ जाता है प्रेशर, तो ये प्रेशर होता है, ठीक है, समझे, ठीक है। देखिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या लिखते हैं, इट इज टाइनी रॉड शेप, ये कैसा होगा, रॉड शेप होगा, और स्फेरिकल ऑर्गेनल्स, ये रॉड शेप और स्फेरिकल ऑर्गेनल्स होता है, विच इज फाउंड इन ऑल सेल्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स है सभी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है और वो शुगर को इन फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए लिखता है इट इज ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बिकॉज ये क्या करता है, जब ये जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या करता है, ये सब क्या करता है, जलाता है और वो फॉर्म करता है एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताते हैं अभी, आगे बढ़िए। लिखता है इट इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन, अभी बोले ना, ये ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है, ये टूटता है और वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए याद रखिएगा कि जो एनिमल है उसके शरीर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, और जो पैर पौधा होता है उसके शरीर में जो उसके पैर पौधे में जो स्टोर होता है उसके रूप में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़िए, इट हैज ऑन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यूज करता है किसका, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का, किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब सुनिए, हम सुनते हैं एटीपी के बारे में। ये क्या है, एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है, पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है, समझे।